मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोर्स केमिकल काइनेटिक्स चल रही, ठीक है। इसमें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, यानी कि जो आर्हेनियस की थ्योरी थी जो कि बताई गई थी केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी थी, जिसमें रेड के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, या फिर अपन बोले रेड कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इसे बताने के लिए आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी दी थी, उसी के नाम पे इसे आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो आर्हेनियस थ्योरी में हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था, ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन का रेट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर अपना इसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी आ गया था, देखें इसके अंदर क्या रहेगा अपना। फिर हमने पढ़े थे आर्हेनियस थ्योरी के पोस्टुलेट किस प्रकार से थे, 5-7 पोस्टुलेट थे। ये पढ़ने के बाद में हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिटरमाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास में, आज की क्लास में रहेगा अपना टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन हम कल भी पढ़ी थी, वही डेफिनेशन आज पढ़ेंगे, किस प्रकार से है उस डेफिनेशन, किस प्रकार से बनाई गई है, ग्राफ वगैरह बना करके एक्टिवेशन एनर्जी को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग रहेगी आज की एक्टिवेशन एनर्जी। देखें इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में बोलते हैं हम इसको सक्रियण ऊर्जा। एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एनर्जी जनरली ई से लिखते हैं। एक्टिवेशन की एनर्जी इसलिए इसको ए से उठा करके स्मॉल ए लिख दिया, ई ए। तो एक्टिवेशन सबसे पहले बात तो ये एक्टिवेशन एनर्जी डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है, ई ए से करेंगे। अब ये बनता है एक्टिवेशन की एनर्जी के बारे में, कोई भी रिएक्शन हो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्रोडक्ट कब बनता है, तो इसमें आता है कि जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स या क्रियाकारी अणु हैं एक ऐसे होते हैं, ये जो इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर, इसको क्या बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं। इससे पहले जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उससे पहले उन्हें एक इस एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। एनर्जी बैरियर को पार करने के बाद ही ये प्रोडक्ट में चेंज हो पाते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये है और यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी बैरियर है, इसकी हाईएस्ट एनर्जी ये है। यदि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास हुई तभी तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर ले। यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास इस इतनी एनर्जी से कम एनर्जी हुई तो वो इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ये एनर्जी बैरियर सब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ही है। जैसा हमने कल बोला था कि यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हुई तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं। और यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा हुई तब वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो पाते हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। एक बात ये नोट्स में ये लिख लो आपकी, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं। तो क्या होगा, तो ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाए तब तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे, अन्यथा वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। ये लाइन लिखी। उसके बाद में हम इसका एक बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ से अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ले दिया रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, और यहाँ पे हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को रिएक्शन का ग्राफ बनाना है। अब अपने पास मान लीजिए कि ग्राफ ऐसे दो प्रकार से बनता है। ये जो ग्राफ के रिएक्शंस टू टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो भी बनाएंगे। अब एक जनरली ग्राफ बनाते हैं हमने कि हमने ये चेंज कर दिया, ये बना दिया। यहाँ पे हमने लिखा कि क्या है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो यहाँ से आएंगे ना,
पहले ये इस एनर्जी बैरियर को यानी यहाँ तक की ये एनर्जी इस साइड में क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इस वाले एक्सिस पे एनर्जी है, इस वाले एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तब होगा क्या कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले इस एनर्जी बैरियर को पार करेंगे। यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो, तो खुद की रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है। उसके बाद में हम यहाँ से इस लाइन को आगे हम बढ़ा करके ये लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी बैरियर है इसकी एनर्जी किसके इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसका मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है। अब ये बोल रहा है कि यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो, अब आप बोलोगे एनर्जी तो इतनी है, फिर यहाँ कैसे जाएगा। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, कोलिजन होती है। उस कोलिजन से उनको क्या मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्राप्त होती है। यदि दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल से आपस में कोलिजन होने से उसको इतनी एनर्जी मिल गई यहाँ तक जाए, यहाँ जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है उनके आपस में कोलिजन होती है, तो पता है ये कोलिजन होने से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। कोलिजन टू टाइप्स की होती है, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होंगी, जिनमें रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करें और कोलिजन के बाद में यदि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, सॉरी उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तब तो वो हो गई इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है उनके हमें आपस में कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद में उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी कम ही रहेगी, इक्वली नहीं हो पाई, तब वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है वो कोलिजन कैसी होगी, अनइफेक्टिव या अप्रभावी टक्कर होगी। अभी बोल रहे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल सारे इस एनर्जी लेवल पे, फिर क्या हुआ उनके बीच कोलिजन हुई तो कुछ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी उनको जो ये जो एनर्जी मिलती है इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए वो कोलिजन से मिलेगी, संघर्ष या टक्करों से मिलेगी। तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोलिजन हुई तो यदि उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर गए, तब तो वो प्रोडक्ट बना लेंगे, तब तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगी। लेकिन यदि टक्कर करने के बाद उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली कि इस एनर्जी बैरियर को पार करें, तो वो क्या हो जाएगी, अनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और उसे हम शो किससे करते हैं, ई के द्वारा इसे शो किया जाता है। आगे समझ में, तो ये वाली जो एनर्जी है यहाँ पे वो क्या रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बनती है। और यहाँ पे जाकर के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल था मान लीजिए इस प्रकार से ए और बी प्लस में सी, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें ये इस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा, ये अनस्टेबल होता है। फिर ये ब्रेक होगा, प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा ए प्लस में बी सी। ये सब बाद की बात है बताएंगे, सिर्फ आप ये याद रखें। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल और इस एनर्जी बैरियर का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यदि एक्टिवेशन एनर्जी की हम वापस डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या लिखा जाएगा डेफिनेशन में कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की वह मिनिमम एनर्जी, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की वह मिनिमम एनर्जी जो कि उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए आवश्यक होती है, या फिर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी बैरियर होता है उसको पार करने के लिए आवश्यक होती है, वो है एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। हिंदी में बोले तो इसको क्या रहेगा कि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उनको उत्पाद में बदलने के लिए उनके पास होनी आवश्यक होती है, वह ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा है वही उनकी क्या कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। अब जो रिएक्शंस है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। उन दोनों रिएक्शन की जो ये जो ग्राफ बनता है रेट ऑफ रिएक्शन का वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इससे तो हमने ये ग्राफ देख लिया, एक्टिवेशन एनर्जी देख ली, उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, तो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले उनको एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर का जो हाईएस्ट पार्ट है उसकी एनर्जी और ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और ये जो एक्टिवेशन की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कहाँ से मिलती है, पहले से नहीं होती उनके अंदर, जब वे कोलिजन करते हैं रिएक्शन के टाइम, तब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उसी एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ये रहेगा। अब देखिए हम बनाएंगे टू टाइप्स की जो रिएक्शन उनको,
ठीक है। अब ये याद रखना कि कोई भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलिजन किए बिना या फिर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती है तब तक वे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी किससे मिलेगी? कोलिजन या संघट करने से मिलेगी, टकरों से मिलेगी। तो हम कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ने आपस में कोलिजन नहीं की और प्रोडक्ट बन गया, कभी नहीं होगा। कोलिजन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, उसके बाद में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन, टू टाइप्स की रिएक्शन हमको पढ़ेंगे अलग अलग से। एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, उसमें एक तो रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन कौन सी रहेंगी? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन रहेंगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जनरली टू टाइप्स की होती है, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। पहले इनकी हिंदी देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसको हम क्या बोलेंगे? उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। अब देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती क्या है। देखिए इसमें उष्मा शोषी एंडोथर्मिक नाम से मतलब उष्मा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इसमें आएगा कि वे केमिकल्स रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय क्या होता है? रिएक्टेंट्स है वो क्या करेगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा, उसके बाद में वो क्या होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो इसमें तो क्या होगा कि मतलब हम बोलेंगे कि इसको हम एनर्जी देंगे प्लस में, ठीक है। इसमें क्या होता है? वे केमिकल रिएक्शन इससे जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बोल दें या फिर हम हीट बोल देते हैं। यहाँ पे हीट ज्यादा सुटेबल रहेगा इसमें। हीट हीट मतलब उष्मा, ठीक है। तो वे केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय हीट यानी उष्मा बाहर निकलती है वो कौन सी हो जाएंगी? एक्जोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। देखो रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट को हीट दी तब प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्टेंट की यहाँ जो हीट है ये हीट और जाके जुड़ गई तब प्रोडक्ट बना है। तो देखो प्रोडक्ट की हीट क्या है? रिएक्टेंट से ज्यादा है। यहाँ पे हम बोलेंगे इन रिएक्शंस के लिए HP यानी प्रोडक्ट की हीट ग्रेटर देन है किससे? रिएक्टेंट की हीट से। जबकि इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट ने खुद में से हीट बाहर इमिट की है, बाहर उसको निकाला है, इमिट उत्सर्जन किया है, तब प्रोडक्ट बने। तो रिएक्टेंट्स में से हीट बाहर निकल गई तो फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट की हीट तो क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स की टोटल हीट में से कुछ हीट बाहर निकल गई तो जो बचेगी वो किस में आएगी? प्रोडक्ट में आएगी। यहाँ हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट की जो हीट है और प्रोडक्ट की हीट से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसमें हम निकालें यदि इस रिएक्शन का हीट चेंज ऑफ हीट निकालें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो इस रिएक्शन में कितना हीट में चेंज हुआ? ये हमेशा होता है प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। अब देखो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया उनके लिए डेल एच हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव या धनात्मक होता है। पॉजिटिव क्यों होता है वो आगे समझ में। ये फॉर्मूला याद है ना, प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। प्रोडक्ट की ज्यादा इनमें तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। अब इनके लिए बात करते हैं डेल एच की। यानी इस रिएक्शन हुई है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो अपना हीट में कितना चेंज हुआ वही क्या है? यहाँ पे डेल एच है। यहाँ भी वही है, प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। ये हम पहले पढ़ के आए कि रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। कम वाली हीट में से ज्यादा वाली हीट घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो उष्मा अक्षेपी या एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल एच की वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में रहेगी। अब हम इनके बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे वही लिखना है अपने को, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इनको एक प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो ग्राफ बनते हैं उनको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, जो कि हम इस प्रकार से लिखेंगे दोनों को। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, एक तो ये यहाँ पे है और दूसरे वाला यहाँ पे बनाएंगे। अब
अब देखें इसमें, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिएक्टेंट की हीट कम है, प्रोडक्ट की हीट क्या है, ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट की हीट यहाँ से स्टार्ट करें तो प्रोडक्ट की हीट हमें यहाँ पे बना लेते हैं। हीट वाला तो हीट इस एक्सिस पे है, उष्मा उष्मा बोलेंगे इसको, एनर्जी बोलेंगे की बात है, एनर्जी तो क्या है, हीट है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है हीट की वो कम है, यहाँ जो वैल्यू है हीट की वो क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा रखनी है, तो ये यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो देखो प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है रिएक्टेंट की हीट से, ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो यहाँ पे हम ये जो इन दोनों के बीच का यानी प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, डेल एच के नाम से जाना जाता है। तो प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेल एच आता है, ये वाला रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें बात की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है इस वाले के अंदर। तो ये किसका क्या है, एनर्जी बैरियर है, यहाँ पे जाके बनेगा। तो हमने बोला था रिएक्टेंट की एनर्जी और ये एनर्जी बैरियर है, इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली इसमें क्या रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी वो रहेगी। ठीक है, आगे समझ में, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी शो करना था हमें और एक डेल एच की वैल्यू शो करनी थी। अब हम बनाते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहीं पे सेम वही रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब इनमें देखो रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, हीट ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा है, और प्रोडक्ट वाले की कम है। तो रिएक्टेंट्स वाला इस बार हम ऊपर बनाएंगे और प्रोडक्ट वाला ऐसे करके नीचे बना लेंगे। तो ये देखो रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे है प्रोडक्ट। सबसे पहले देखेंगे डेल एच कहाँ है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किस नाम से जाना जाता है, डेल एच के नाम से जाना जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रहेगा डेल एच, और ये रहेगा ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब आते हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और इस एनर्जी बैरियर की जो एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस, वो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यही हमने डेफिनेशन में लिखा था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल और एनर्जी बैरियर की एनर्जी है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की एनर्जी और एनर्जी बैरियर की एनर्जी के डिफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद में देखें, यहाँ तक आ गया समझ में। इसमें ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और एनर्जी बैरियर की एनर्जी के बीच का डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है, डेल एच को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हीट है ये। उसके बाद में आता है कि ये दो नॉर्मल रिएक्शंस है। अब यदि यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हमने कैटालिस्ट का यूज कर लिया, मान लीजिए कैटालिस्ट का यूज किया। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है कि हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि किसी नॉर्मल रिएक्शन हुई थी, एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, उसके लिए तो ग्राफ ये बनेंगे, रिएक्शन का रेट भी कम था यहाँ पे। लेकिन यदि हमने इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ में क्या कर दिया, कैटालिस्ट को ऐड कर दिया, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक को ऐड करते ही रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कारण कारण इसका रीजन ये होता है, रीजन देखो इसका क्या रहेगा, कैटालिस्ट के कारण से ऐसा क्या हो जाता है, इसमें आता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जनरली क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बोले, नॉर्मल कंडीशंस में। उसके बाद में जब हमने उस रिएक्शन में कैटालिस्ट को ऐड किया उत्प्रेरक को, तो हुआ क्या कि इस कैटालिस्ट ने इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, इसका एनर्जी बैरियर कम कर दिया उसने, पहले ये था फिर इतना कम दिया। अब पता है कि तब कोलिजन हुई रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनको इतनी एनर्जी तो नहीं मिल पाती सभी को, जिनको मिल जाती है वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती, इनइफेक्टिव, इसका मतलब उनकी जो एनर्जी जो उनको कोलिजन या टक्कर करने से मिली वो इतनी है। और साथ में हमने कैटालिस्ट ऐड कर दिया, तो कैटालिस्ट करता क्या है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब मान लीजिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में देखें, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन में एनर्जी बैरियर जो आएगा वो इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन वाला है, थोड़ा सा तो करते हैं ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ लिख दें और ये रहेगा यहाँ पे याद। इसका मतलब है कि अब एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी हुई,
ये वाली जिसे हम लिख देते हैं EA से। ये क्या है? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये वाला होता है इसमें कैटालिस्ट के कारण से, ठीक है। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या हुआ कि कैटालिस्ट ने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास नहीं थी, लेकिन मोस्टली रिएक्टेंट्स ऐसे थे जिनके पास इतनी तो मिल ही जाएगी कोलिजन होने के बाद में। तो जब रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, इसका मतलब रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। यही रीजन होता है कि किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड करते ही इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैटालिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम करते ही रिएक्शन में जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी कम हुई एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो, तो वे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन का रेट इंक्रीज होने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में होने वाले, प्रोडक्ट में चेंज होने वाले रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन इसमें होती है, कैटालिस्ट ऐड करते ही रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये थी विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटालिस्ट ऐड करते ही जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको हम बोल देंगे EA डैश से। ये कब है? इसे हम लिख देंगे ये है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, और विदाउट कैटालिस्ट है ये वाली है। तो कैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस कारण से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका इस यहाँ से, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो लिख लेना आप लोग। तो अपने को पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जब ज्यादा होती है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है? कम होता है। और कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कम करेगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। तो चाहे ये वाली रिएक्शन हो चाहे ये वाली रिएक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। कारण, तो रेट का जो इफेक्ट है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों टाइप से रिएक्शन पे सेम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दोनों रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। कारण, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में जो आपस में कोलिजन होती हैं उन कोलिजन का संख्या बढ़ जाती है, मतलब कोलिजन है वो अधिक टाइम पे करेंगे, तो कोलिजन बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ में रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है उनकी एक्टिव होने की जो संख्या वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वे नंबर ऑफ कोलिजन है वो ज्यादा संख्या में करेंगे, जिस कारण से उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो क्या होंगे? प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों टाइप्स की रिएक्शन पे होता है, और दोनों टाइप्स की रिएक्शन पे जो इफेक्ट होगा यहाँ पे वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी रिएक्शन का रेट इंक्रीज, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब हम रिएक्शन के रेट पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको बताने के लिए भी ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ में देखना क्या होगा? ग्राफ से देख के आपको कंक्लूजन या फिर बोले रिजल्ट है वो लिखना है उसका। देखें ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ग्राफ में इस प्रकार से बना रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कोलिजन करते हैं इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे उनकी क्या है? एनर्जी। उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम इस एक्सिस पे रखते हैं। अब यहाँ से हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक तो ये ग्राफ बना लिया हमने, आगे तक इंक्रीज कर दें इसको, ठीक है। यहाँ तक का कर लिया, आगे पूरा ही बढ़ा देते हैं इसको। हम ये से करते हैं कि इसको ऐसे ही करके इस पे आ गए। सेकेंड वाला हम ऐसे करते हैं, यहीं से चला ग्राफ,
थोड़ा सा सही कर देते हैं वापस। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ यहाँ पे बन गया। ये इस प्रकार से ग्राफ अब अपने को मिल गया, ठीक है। अब देखें इसमें ये वाला है T1 टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ मिला अपने को T2 टेम्परेचर पे। अब देखो ये वाला नंबर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, और इस वाले को थोड़ा अलग से ऐसे कर दें। ये तो ये पूरा एक साथ में, और एक ये वाला क्या है इसमें अलग से। इस ग्राफ को देखिए आपको क्या पता चल रहा है, ये देखो। और ये साथ में कंडीशन है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी यहाँ पे T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 वाले से, तो हुआ गया जब T1 टेम्परेचर था तो जो यहाँ पे जो लिखे हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल से, दोनों ग्राफ यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो, वहां से यहाँ तक का देखना आपको, ये पीछे वाला मत देखना। ये है एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जब T1 टेम्परेचर था तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल सिर्फ इतने थे जो कि इस पार्ट्स में आ रहे हैं, यानी इतने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल एक्टिव थे, यानी इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा थी। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो इतने में आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे। तो बताया रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या कम है जब टेम्परेचर T1 था, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट भी क्या है, कम है। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये वाला ग्राफ मिला हमें, ये वाला जो ग्राफ मिला है जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से मिला है। तो अब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल सिर्फ ये नहीं है, ये वाले ही माने जाएंगे, क्योंकि तो इस लाइन के जो नीचे और ये वाला जो ग्राफ एक्सिस है ये पूरा का पूरा कब है, इतने मॉलिक्यूल्स जो इस पूरे में ये तो है ही, साथ में इतना एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है। इतने T2 टेम्परेचर पे इतने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है। तो ये सारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन करेंगे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि T2 टेम्परेचर पे क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, कौन से की, एक्टिव वालों की, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा थी। तो जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जो कि एक्टिव है, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतना था अब ये इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट डबल जैसे लग रहा नहीं, ऐसे हो गया। T2 टेम्परेचर भी क्या ज्यादा है, तो रिएक्शन का रेट कब इंक्रीज हुआ, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज हुआ किया। तो इस ग्राफ को देखने से अपने को श्योर है कि जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं T1 से T2 किया, तो रिएक्शन में एक्टिव या रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या वो भी इंक्रीज हुई, और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है ना, एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या, वो रिएक्शन के रेट की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती होगा, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, वे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होती है, वे मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो उनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स का कब ज्यादा है, T2 टेम्परेचर पे, ज्यादा वाले टेम्परेचर पे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे समझ में ये रहेगा। आरएनएस में ये तो बताया था ना, आरएनएस ने कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रिएक्शन का जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में रिएक्शन का रेट वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, T2 टेम्परेचर पे टेम्परेचर इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। यही हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, देखो ये लाइन है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट कहेगा कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन में नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है, और रिएक्शन का रेट है वो एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इस कारण से रिएक्शन का रेट और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में देखो होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेंगे तो पहले क्या होगा, एक बनता है, ऐसे बोल दें हम कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले यहाँ पे एक एक्टिव संकुल,
एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, यानी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, दूसरे वाले में रिएक्टेंट की ज्यादा, सॉरी रिएक्टेंट की कम, प्रोडक्ट की क्या रहेगी ज्यादा। लेकिन जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिस एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाए बिना रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। और एक्टिव कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, कई बार तो एग्जाम में यही आता है कि एक्टिव कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, इन दोनों में कि कौन से की एनर्जी ज्यादा है, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी आपको एक्टिव कॉम्प्लेक्स की रखनी है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स की जगह ट्रांजिशन स्टेट होती है, मोस्टली रिएक्शन में एक्टिव कॉम्प्लेक्स की जगह क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना तो कंप्लीटली फॉर्म होते हैं, बने हुए होते हैं, ना ही कंप्लीटली, ना ही पूर्ण रूप से टूटे हुए होते हैं। ठीक है, ये बनेगा इसके अंदर। और एक्टिव कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, और ये एक्टिव है इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इस कारण से जल्दी क्या करेगा, टूट जाएगा और टूट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। आगे समझ में? तो ये रहेगा आज का अपना टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक ग्राफ से करते हैं और एक उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं इसका डिटर्मिनेशन, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे हम बोलें ई। दो प्रकार से किया जाता है, दोनों के एग्जांपल्स हैं, ग्राफ बनाएंगे, ये सब हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।